अक्सर आप लोगों ने ख्वाबों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। कुछ लोगों को डरावने ख्वाब आया करते हैं, जबकि कुछ लोगों को इस तरह के ख्वाब आते हैं जो उनको कोई ना कोई मैसेज दिया करते हैं। गर्ज़ के ख्वाबों के बारे में बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका ताल्लुक़ किसी ख्वाब से नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह का वाक़या था कि जो हकीकत पे भी मबनी नहीं था। आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी कि जो कुछ हुआ था वो वाकई में एक ख्वाब था या हकीकत थी या फिर सरासर एक अफसाना था। मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक़ इंडिया में गुड़गांव से है। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो सालों से बल्कि सदियों से यहाँ पे रहते चले आए हैं। अक्सर मैं अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे गांव या दूसरे शहरों का सफ़र किया करती थी, लेकिन जो 2001 में मैंने सफ़र किया था वो मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन सफ़र था। मैं अपने पेरेंट्स के साथ किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गई हुई थी, और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो इत्तफाक से हमारे गांव आने वाली वो आखिरी बस थी जिसके ज़रिए हम वापस आ रहे थे। अगर आप आज की बात करें तो आज तो बहुत सारी बसेस हैं, बल्कि 24 घंटे आपको कोई ना कोई सहूलत मिल ही जाती है। लेकिन ये जब का वाक़या है, यानी अब से 20-22 साल पहले, उस वक्त इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करती थी। खैर, जब हम लोग अपने गांव आने के लिए, अपने घर आने के लिए वापस निकले तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था, और हमारा ख्याल था कि रात के 12-12:30 बजे तक हम खैरियत से अपने गांव, अपने घर पहुंच जाएंगे। मेरी फैमिली में मैं, मेरा एक भाई और एक मेरी बहन हुआ करती थी। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ रहा करते हैं। खैर, ये जिस रात की बात है, उस रात जब हम अपने गांव वापस आ रहे थे तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और ये जो रास्ता था, क्योंकि कच्चा पक्का रास्ता था और ये खेतों के दरमियान से होता हुआ हमारे गांव की तरफ जाया करता था। ड्राइवर को चाहिए था कि वो बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से गाड़ी चलाता, लेकिन इस बारिश के बावजूद भी, इस कच्चे पक्के रास्ते के बावजूद भी वो जिस तरह गाड़ी भगा रहा था, हमें लग रहा था कि अल्लाह न करे कोई एक्सीडेंट होने वाला है। खैर, किस्मत कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन इन खेतों के बीच में आधे रास्ते में ये जो बस थी एकदम से ख़राब हो गई। ये बस जहाँ पे ख़राब हुई थी वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे तकरीबन 4 किलोमीटर तक ना कोई आबादी मौजूद थी, ना कोई घर मौजूद थे, बस सिर्फ खेत ही खेत थे जिनके दरमियान ये बस फंसी हुई थी। अब क्योंकि ये जो रास्ता था सीधा हमारे गांव की तरफ जाया करता था, तो इस बात की तो यकीन दहानी हो चुकी थी कि इसके बाद मजीद कोई बस नहीं आने वाली। खैर, काफ़ी देर तक ड्राइवर वहाँ पे खड़ा रहा। वो कोशिश करता रहा कि किसी भी तरह बस स्टार्ट हो सके। तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर जब बस नहीं स्टार्ट हुई तो ड्राइवर ने यही कहा कि जब तक कोई बस या कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हमें बहालत मजबूरी इसी बस के अंदर यहीं पे रुकना होगा। इस अंधेरे में, इस वीरान जगह पे, इन खेतों के दरमियान, इस कच्चे पक्के रास्ते में रात गुजारना किसी भी तरह अक्लमंदी का काम नहीं हो सकता था। लेकिन हमारे पास न कोई ऑप्शन मौजूद था, ना ही हमारे पास ज़राए मौजूद थे, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा बैकअप था कि हम वापस जा सकते। एक एक करके जितने भी पैसेंजर थे वापस से वो सारे के सारे अपनी सीट्स पे आए और बैठने के बाद आंखें बंद करके सोने की तैयारी करने लगे। मेरे जो पेरेंट्स थे, जो कि मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की तो उनकी आंख लग गई। मुझे लग रहा था कि इस पूरी बस के अंदर मैं अकेली हूँ जो ना सिर्फ जाग रही हूँ, बल्कि मेरी आंखों से नींद कोसों दूर है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी लोग थे सबकी तकरीबन आंख लग चुकी थी, और एक अजीब खौफनाक सा माहौल था जो इस बस के बाहर मौजूद था। मैं मुसलसल खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी कि एकदम से जो मेरी नज़र थी वो खेतों के दरमियान पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि खेतों के दरमियान में 3 लोग खड़े हुए हैं
और इन तीनों लोगों ने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। हालांकि इस वीराने में, इन खेतों में इतनी रात में किसी के होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। खैर, जब मैंने उन तीनों पे बारी बारी गौर करना शुरू किया तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि जो सबसे पहले शख्स खड़ा हुआ था, जो कि एक बूढ़ा शख्स था, जब मैंने उसके चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे मरहूम नाना हैं, जो अब से तकरीबन 5 साल पहले इंतकाल कर चुके थे। उसके बाद जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत है जो कि 80 या 85 साल के दरमियान है। और जब मैंने उसके चेहरे पे भी गौर किया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मरहूमा नानी है, जो कि इस वाक़ये से तकरीबन 7 या 8 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। इन खेतों के दरमियान इतनी रात में सफ़ेद लिबास में इन मुर्दों का या मरहूमीन का नजर आना, ये कम से कम किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं हो सकता था। भला इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग कभी नजर आया करते हैं? ये बहुत सारे सवालात थे जो न सिर्फ मेरे जहन में मौजूद थे, बल्कि मेरी बुनियादों को हिला के रख देने के लिए काफी थे। मुझे कुछ देर के लिए लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूं, या हो सकता है कि ये कोई अफसाना हो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। बहरहाल, जैसे ही मेरे मरहूम नाना मरहूमा नानी के बाद मैंने तीसरे शख्स पे या तीसरे कैरेक्टर पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरी बहन, जो इस वक्त गांव के अंदर मौजूद थी, जो मुझसे महज 1 साल बड़ी थी, और वो यकीनन मेरे वालिदैन का और मेरा घर पहुंचने का इंतजार कर रही होगी, उसने भी सफेद कलर का लिबास पहन रखा है और वो मेरे नाना नानी के बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई है। अब मेरे नाना नानी तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन जो मेरी बहन थी वो तो उस वक्त तक जिंदा थी। बहरहाल, जब मैंने अपनी बहन को उन मरहूमीन के दरमियान में या उनके बराबर में देखा तो एकदम से मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या देख रही हूँ, मुझे क्या दिखाया जा रहा है और क्या ये हकीकत हो सकता है। मैंने अपने आप को जगाने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए एक चुटकी अपने आप को नोची। मुझे चुटकी नोचने के बाद दर्द का एहसास हुआ और ये इस बात की यकीन दहानी थी कि मैं कम से कम ख्वाब नहीं देख रही हूँ। खैर, जैसे ही मैंने अपनी बहन को उन मरहूमीन के बिल्कुल बराबर में देखा तो अगले ही लम्हे मैं खड़ी हुई और बराबर में जहाँ पे मेरे पेरेंट्स मौजूद थे, मैंने उनको हिला हिला के उठाने की कोशिश शुरू कर दी। बिलाखिर 3-4 कोशिशों के बाद जब मेरे मदर फादर उठे तो मैंने रो रो के अपनी मदर को बताया कि सामने मरहूम नाना मरहूमा नानी और उनके बराबर में मेरी बहन मौजूद है। अब ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो कहने लगी कि क्या बातें कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी आंख लग गई हो और तुमने कोई ख्वाब देखा हो। बहरहाल, मैंने बाहर की तरफ इशारा किया और उस तरफ इशारा किया जहां पे अभी मैंने कुछ देर पहले उन तीनों को खड़े हुए देखा था। लेकिन इस वक्त वहां पे न नाना मौजूद थे, न नानी मौजूद थी और ना ही मेरी बहन का नामो निशान मौजूद था। मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे डांटा और वो कहने लगे कि तुम कुछ भी कहना शुरू कर देती हो, जरा सोचा तो करो कि तुम क्या बात कर रही हो, और जब भी बुरा ख्वाब देखें तो ख्वाब देखने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। अब ये जो बातें थी ये यकीनन उस तरफ डाइवर्ट कर रही थी कि यकीनन मैंने कोई ना कोई ख्वाब देखा है। खैर, जैसे तैसे करके 1 या 2 घंटे मजीद गुजरे और फिर ड्राइवर ने कहा कि दूर से कोई बस आती हुई नजर आ रही है। वाकई में ये एक पुलिस बस थी जो इत्तफाक से इस रूट पे यहाँ से गुजर रही थी, और जैसे ही इस पुलिस बस को देखा गया तो उनकी मदद मांगी गई। पुलिस वालों ने अपनी जो बस थी वो हमारी बस के बिल्कुल बराबर में आके रोक दी और सारा माजरा सुनने के बाद वो जो पुलिस वैन थी उसके जरिए हम लोगों को गांव की तरफ
रवाना किया गया। अल्लाह का शुक्र कि जैसे तैसे 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग वापस अपने गांव में पहुंच चुके थे। अब जैसे ही हम लोग अपने गांव पहुंचे और गांव पहुंचने के बाद उस पुलिस वैन से बाहर निकले तो हमने देखा कि जो हमारा घर है उसके बाहर रश लगा हुआ है। अब जैसे ही अपने घर के बाहर मैंने रश देखा तो वही मंजर, वही सीन मेरी नजरों के सामने दौड़ने लगा कि जैसे मैंने अपने मरहूम नाना नानी को अपनी बहन के साथ खड़े हुए देखा था। बहरहाल मैं जल्दी से अपने घर की तरफ लपकी और जैसे ही मैं अपने घर के करीब आई तो मोहल्ले की जो खवातीन थी वो एकदम रोते रोते मुझसे लिपट गईं। इसके बाद जब मेरे पेरेंट्स आए तो वो जितने भी लोग थे मेरे पेरेंट्स को हौसला देने लगे और वो बताने लगे कि जब आप लोग दूसरे गांव गए हुए थे या रास्ते में थे तो इसी दौरानिये में मेरी बहन एक हादसे की सूरत में यानी आग लगने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। यह सब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब है। यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। खैर कुछ देर तक तो हमारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था, लेकिन कुछ देर के बाद जब हमारे सेंसेस बहाल हुए और हमें यकीन हो चला कि हमारी बहन हम लोगों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है तो जो मेरे पेरेंट्स थे उनको भी मेरी बात पे यकीन आ चुका था। हमारी बहन का हमको छोड़ के जाना और वो भी इस तरह से छोड़ के जाना और उसके छोड़ के जाने से पहले रास्ते में हमारे मरहूम नाना नानी का दिखना और हमारी बहन का सफ़ेद लिबास में उनके साथ नजर आना, ये सब कुछ क्या था ये अल्लाह ही जानता है। आज तक जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ, इस वाक़े को रिकॉल करती हूँ तो एकदम से मेरे आंसू छलकने लगते हैं। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन पूरी ज़िंदगी आप लोगों के पास मौजूद नहीं हुआ करती। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये भी थोड़ी सी मिलती जुलती स्टोरी है और ये स्टोरी हमें सरमद साहब ने इंडिया अलीगढ़ से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर हैं वो गवर्नमेंट में एक इदारे में जॉब किया करते हैं। इनके फादर के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम अहमद था और वो भी इनके फादर के साथ उसी इदारे में जॉब किया करते थे। तो अक्सर ऐसा होता कि इनके फादर अपने दोस्त के हमरा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, बहुत ज़्यादा आउटिंग्स पे जाते, साथ लंच करते, साथ डिनर करते। गर्ज के इनकी जो दोस्ती थी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। इसी दौरानिये में 2004 और 5 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी आज तक इन लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर हैं उनकी आदत थी कि वो फजर की नमाज के टाइम या उसके फौरन बाद पार्क में वॉक करने के लिए जाया करते थे। तो वैसे ही एक सुबह थी और सुबह के तकरीबन 5:45-6 बजे का टाइम था। तो इनके फादर ने सबसे पहले नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब ये बाहर निकले तो इनका जो रुख था वो पार्क की तरफ था या जहाँ पे भी ये वॉक किया करते थे ये उस तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। आज कुछ अजीब सी बेचैनी थी जो इनके ऊपर तारी थी और पता नहीं क्यों इनका दिल नहीं कर रहा था कि ये मजीद वॉक करें, लेकिन बहरहाल इनकी आदत थी और बगैर वॉक किए ऑफिस में जाना इनको ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा है। खैर ये तेजी के साथ फिर वॉक करने के लिए पार्क की तरफ बढ़ने लगे और बिला आखिर हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो चुका था। तो ठीक ये उस टाइम पार्क के अंदर एंटर हुए। अब इनके फादर की आदत थी कि पार्क के तकरीबन 4 या 5 राउंड लगाया करते थे जो कि तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल हुआ करते थे। यह बताते हैं कि इनके फादर जब पार्क के अंदर एंटर हुए और इनको वॉक करते हुए तकरीबन 15 या 20 मिनट गुजर चुके थे तो एकदम से इनके फादर की जो नजर है वो एक बेंच पे पड़ी। जैसे ही इनके फादर ने उस बेंच पे देखा तो इनको ऐसा लगा जैसे इनके ऑफिस के दोस्त, इनके पुराने यार और इनके दुख और गम के साथी अहमद साहब वहां पे बैठे हुए हैं। अब जैसे ही इन्होंने अहमद साहब को देखा
तो अल्टीमेटली ये ना सिर्फ उस तरफ बढ़ने लगे, बल्कि इनको अजीब सी खुशी थी जो महसूस हो रही थी, क्योंकि जो अहमद साहब का घर था वो इनके घर से तकरीबन 10 या 11 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था। लेकिन अहमद साहब का सुबह सुबह इस पार्क में आना, इस अंदाज से आना और इनको सरप्राइज करना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। खैर, जैसे ही इनके फादर उनके करीब पहुंचे और जाके इन्होंने उनको सलाम किया, तो इनके फादर के दोस्त ने जवाब दिया और मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि जब भी ये लोग मिला करते थे तो बड़ी खुश असलूबी से और खुले दिल के साथ मिला करते थे, लेकिन आज कुछ अजीब बात थी। एक तो सुबह सुबह यहाँ पे आ जाना और उसके बाद सलाम का जवाब देके खामोश बैठे रहना, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर, इनके फादर ने अहमद साहब से बोला कि कोई बात है, कोई नाराजगी है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खामोश हो, और ये बताओ कि तुम हमारे इलाके में इस पार्क में भला कैसे आ गए हो। बजाय इसके कि वो इनके सवालात का जवाब देते, उन्होंने कहा कि यार तुमसे एक बात करनी थी। अब जैसे ही अहमद साहब ने इस तरह से कहा और बहुत सीरियस होके कहा, तो मेरे फादर ने बोला कि कहो, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतनी सुबह इतनी जल्दी जल्दी करनी है। खैर, एक गहरी सांस लेने के बाद वो जो अहमद साहब थे वो कहने लगे कि यार, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखना, और अगर हो सके तो इनको सपोर्ट करना। ये एक अजीब सी बात थी जो किसी भी तरह समझ से बाहर थी, और भला ऐसा क्या हो गया था कि अहमद साहब इस तरह की अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। बहरहाल, ये कहने के बाद मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, किस तरह की बातें कर रहे हो। तो उसके जवाब में वो जो अहमद साहब थे वो कहने लगे कि जो मैं कह रहा हूँ बस मेरी एक बात मान लो और मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का ख्याल रखोगे। अब जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगा। बस ये सुनने के बाद वो जो अहमद साहब थे वो उठे, उन्होंने इनसे हाथ मिलाया और कहने लगे कि तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। ये कहने के बाद अहमद साहब पार्क से बाहर निकले और ना जाने किस तरफ रवाना हो गए। अब मेरे फादर की समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको क्या हो गया है, ये सुबह सुबह किस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, मेरे फादर जब वापस घर आए तो मेरी मदर परेशान खड़ी नहीं थी और मेरे फादर को कहने लगी कि एक बुरी खबर है। अब जैसे ही उन्होंने इस तरह से कहा तो मेरे फादर ने पूछा कि अल्लाह खैर करे, ऐसी कौन सी बुरी खबर है जो तुम सुबह सुबह सुनाना चाहती हो। ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी उन्होंने एक गहरी सांस ली और गहरी सांस लेने के बाद कहा कि आपके जो दोस्त हैं, जो अहमद साहब हैं, जो आपके ऑफिस में आपके साथ काम किया करते हैं, उनका आज रात 2 बजे इंतकाल हो चुका है। एकदम से उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अल्लाह की मर्जी कि उनकी जान चली गई। अब ये सुनने के बाद फादर जो थे हमारे वो शॉक में जा चुके थे और उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है। खैर, काफी देर बाद जब उनके सेंसेस बहाल हुए तो उन्होंने मदर को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था और तकरीबन 1 या 1.5 घंटे पहले पार्क के अंदर अहमद मुझसे मिलने आया था। हालांकि उनका जो इंतकाल हुआ था वो ऑलरेडी रात के 2 बजे हो चुका था। ये जो वाकया था, ये जो मिस्ट्री थी, ये जो कुछ हुआ था, ये हमारे लिए नाकाबिले यकीन था, और जब भी हमने इस वाकये का जिक्र किसी के साथ भी किया तो किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं आया करता था। कभी कभी कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में जरूर ऐसा होता है जिसके बारे में आप सोचते ही रह जाते हैं कि ये जो कुछ हुआ था कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं था।